जिसको इस देश में रहना होगा अल्लाह अकबर कहना होगा। यहाँ क्या चलेगा? निजाम मुस्तफा। थर्ड स्लोगन वाज कश्मीरी पंडितों भाग जाओ। These were 3 options given to me. So I thought it is better to leave. जनरल शंकर प्रसाद हैज अ क्वेश्चन। आइए। माशाल्लाह, आपके भी जनरल बड़े एक्टिव हैं। देखिए इमरान साहब, भारत और पाकिस्तान के बीच में सिर्फ एक ही मसला है जो दोनों देशों को अलग रखता है, और वो है कश्मीर का मुद्दा। आप कह रहे हैं कि कश्मीर के मुद्दे को आप सुलझा सकते हैं। क्या आप इस गैदरिंग को आज बता सकते हैं कि कश्मीर का सलूशन आपके मन में क्या है? मैंने आप पहले भी ये कहा था कि हमारे पास 3 एक्स फॉरेन मिनिस्टर्स तहरीक इंसाफ में, और उन्होंने जो मुझे ब्रीफिंग दी है, और मैं इसलिए आपके पब्लिक में नहीं बात कर सकता क्योंकि बैक चैनल कॉन्टेक्ट थे वो। सर क्रीक ऐसा है जिस पर संवाद हुआ है, लेकिन हमने तो नहीं किसको बताया क्या संवाद हुआ है। मोदी जी को अगर पता है तो कहाँ से पता है, ये प्रश्न उनसे पूछना चाहिए कि क्या संवाद हुआ है। वैसे भी संवाद एक ऐसी चीज है जो मोदी जी को समझ में नहीं आती है। बैक चैनल के ऊपर बड़ी कोशिश हुई पिछले 10 साल में कि हम किसी ना किसी तरह किसी सोल्यूशन पे पहुंचे। तो खुशखबरी ये है, क्योंकि मैं भी ये समझता था कि इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, खुशखबरी ये है कि काफी करीब दोनों हुकूमतों आपस में एक पॉइंट पे पहुंच चुकी थी। तो वो क्या है वो मैं आपके सामने नहीं कह सकता क्योंकि वो बहुत दोनों तरफ से शोर मच जाएगा। इसलिए मैं वो जो लोग हैं जो शोर मचाएंगे उनको अभी नहीं, इंशाल्लाह जब हमारी बातचीत शुरू होगी इसके ऊपर, और मैं फिर से कहता हूं कि इंशाल्लाह आपके पास भी ऐसे लोग होंगे जो कि प्रेशर बर्दाश्त कर सकेंगे। लीडरशिप का सबसे बड़ा जो एट्रीब्यूट होती है एबिलिटी टू टेक प्रेशर, क्योंकि बड़ा फैसला करती है, बड़े फैसले में हमेशा आपको प्रेशर लेना पड़ता है लॉबीज का। तो इंशाल्लाह अगर दोनों तरफ से ये लीडरशिप आ गई और डिटरमिन हो गई और अपने लोगों को ये बता दिया कि ये अगर इशू रिजॉल्व हो जाता है तो उसके कितने बेनिफिट्स हैं सारे मुल्क को, ये हो सकता है। आवाज ऐसी निकालो ताकि दिल्ली की बहरी कान के कान फट जाए। दोस्तों, क्या हिंदुस्तान की 1 इंच जमीन पाकिस्तान को देनी चाहिए? ये मेरे गुजरात की सुरक्षा का स्थान, आप कृपा करके पाकिस्तान को देने की हिम्मत मत करना, सोचना तक मत, वरना गुजरात आपके साथ हिसाब चुकता करेगा। दिल्ली में पर्दे के पीछे बैठ करके मेरे गुजरात को तबाह करने के खेल खेल रहे हो। तो कश्मीर के ऊपर फिर क्या सोल्यूशन होना चाहिए? कोशिश ये करनी चाहिए कि जैसे जैसे कॉन्फ्लिक्ट हो वहां से फौज तो हटे हिंदुस्तान से, क्योंकि जो हिंदुस्तान की फौज है, जिधर भी फौज शहरी इलाकों में जाती है वहां लोगों का बहुत बुरा हाल होता है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन होती है जो कश्मीरियों की। Now, one of the reasons for this alienation is the violation of human rights being done by the armed forces there and the security forces. And that one of the main reasons for that is the enforcement of this Armed Forces Special Powers Act. First, have to remove the Armed Forces Special Powers Act. Then you need to gradually withdraw the army from civilian areas of Kashmir. और मैं कश्मीर के मुतालिक कहना चाहता हूं, मैं हिंदुस्तान को यह कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान, आपने जो कश्मीरियों में 7 लाख फौज रखी हुई है, मैं ये आपको कह दूं कि कभी भी फौज किसी भी मुल्क का मसला हल नहीं कर सकी। फौज को वापस बुलाओ,
ये हर इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। तहरीक इंसाफ अपने कश्मीरी भाइयों के साथ खड़ी होगी और उनके हुकूक के लिए हर फोरम पे बात करेगी। बल पर देश में रखना हमारे देश के लिए ही घातक होगा, देश की सारी जनता के लिए घातक होगा। मेरी राय ये है कि वहाँ पर प्लेबिसाइट कराकर अगर वो अलग होना चाहते हैं तो उनको अलग होने देना चाहिए। Continuing to assert that Kashmir is an integral part of India, you may make that assertion ad nauseum, but it doesn't help. And there is no point in just asserting that it's an integral part of India. I mean, that also can be contested in international fora as well, because this whole issue of the whole history of the accession of Kashmir to India it all happened in very contested and controversial circumstances. पूरे देश की जनता के लिए जनहित में नहीं होगा, इसलिए मेरी राय ये है कि हालात वहाँ नॉर्मलाइज करने चाहिए, आर्मी को वहाँ से हटाना चाहिए, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट को खत्म करना चाहिए। अगर उसके बाद भी हमारे साथ नहीं है, अगर वो जनता वहाँ की ये चाहती है कि भाई हम अलग होना चाहते हैं, तो मेरी राय ये है कि वहाँ पर प्लेबिसाइट कराकर अगर वो अलग होना चाहते हैं तो उनको अलग होने देना चाहिए। Do you believe that Jammu Kashmir is an integral part of India? I don't think we should get into that. Kashmiri journalist stuck a mic in my face and very aggressively said, "Madam, is Kashmir an integral part of India or not? Is Kashmir an integral part of India or not?" About 5 times. So I said, look, Kashmir has never been an integral part of India. Islam की निस्बत से, इस्लाम की निस्बत से, इस्लाम के ताल्लुक से, इस्लाम की मोहब्बत से हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। पाकिस्तानी हैं, जनाब हमीद खान बशानी साहब, बैरिस्टर हमीद खान बशानी साहब, तशरीफ आने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया जनाब बुलाने का। आपका ताल्लुक बुनियादी तौर पर कश्मीर से है जी। मैं इस बहस में नहीं पढ़ूंगा कि आज़ाद कश्मीर है या मकबूजा कश्मीर है। तो महाराजा ये समझता था कि इसको खुद मुख्तार होना चाहिए। ठीक, इस हवाले से ये तारीख का हिस्सा है कि उसने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन किया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ कि जी कश्मीर की एज इट इज़ सिचुएशन को आप एक्सेप्ट करें। अच्छा, वो एग्रीमेंट साइन होने के बाद वहाँ पे जो है वो कबायलियों की शक्ल में एक रेड शुरू हो गई। इन पाकिस्तान ने पहले साइन किया, कबूल किया, बिल्कुल किया, और स्टैंड एग्रीमेंट, फिर कबायली चले गए। असल मसला ये था कि चूंकि पाकिस्तान में गवर्नर जनरल जो है वो अंग्रेज था, तो ये रेगुलर फौज भेज नहीं सकते थे कश्मीर को फतह करने के लिए। तो इन्होंने कबायलियों के आड़ में जो है वो रेगुलर फौजी जो है वो वहाँ पे भेजे। किन्होंने? पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट ने, फौज ने। वो भेजने के बाद अब ये हुआ कि ज़ाहिर है महाराजा ने तो उसका कोई प्रोग्राम हालांकि पाकिस्तान का नहीं था। ठीक, तो उसने जब ये देखा कि ये कबायली लूट मार कर रहे हैं, श्रीनगर की तरफ बढ़ रहे हैं, लोगों के घरों में घुस रहे हैं, ये सारी जो सिलसिला है, तो उसने जो है वो हिंदुस्तान से अपील की कि आप हमें प्रोटेक्ट करें। जब वो साइन कर चुके तो उसके बाद उन्होंने श्रीनगर एयरपोर्ट पे जो है वो फौजें उतारी। अब इस पे भी दो आ रहे हैं, बाद लोग अब भी नहीं मानते कि महाराजा ने कोई दस्तावेज साइन की थी, हालांकि एक दस्तावेज मौजूद है, लेकिन वो कहते हैं कि उस पर महाराजा हरि सिंह के जाली दस्तखत हैं। अच्छा, मैं थोड़ी सी चीज़ को समाप्त करूंगा कि जब पाकिस्तान बनता है तो उस वक्त कश्मीर पाकिस्तान बनने से पहले और रियासत कश्मीर और रियासत बलूचिस्तान अलग अलग रियासतों के तौर पर डिक्लेयर हो जाते हैं। बिल्कुल। और उसके बाद तारीख हमें ये बताती है, अगर हम सिर्फ कश्मीर की बात करें तो कबायली जाते हैं
कश्मीर में, और वहाँ पे जाके एक तरह से इन्वेजन करते हैं। और उसके जवाब में महाराजा रंजीत जो हैं वो हिंदुस्तान से, मैं माफ़ी चाहता हूँ, वो हिंदुस्तान से दरख्वास्त करते हैं कि वो हिंदुस्तान वहाँ पे आके दखल अंदाजी करे ताकि इन कबायलियों से बचा जा सके। बाद में हिंदुस्तान की फौजें भी आ जाती हैं। मगर आप हिंदुस्तान में जो कश्मीर है, अगर वहाँ की सूरत हाल हम पाकिस्तान से कंपेयर करें समाजी सतह पर, इक्तिसादी सतह पर, तो कौन से खित्ते की कौन सी साइड पर सूरत हाल को थोड़ी सी बेहतर हमें नजर आती है? देखें सर, ये कोई सीक्रेट नहीं है कि अगर आप दोनों कश्मीर को कंपेयर करें तो वो कश्मीर बहुत आगे है। अच्छा, कैसे? इकोनॉमी के हवाले से बिल्कुल डिफरेंट है। वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ की सिचुएशन है, तालीमी इदारे हैं, ये सारी चीज़ें चूँकि वो काफ़ी डेवलप है। उसके मुकाबले में अब काम हो रहा है आज़ाद कश्मीर में, लेकिन 10 साल पहले आप उसको कंपेयर भी नहीं कर सकते। अच्छा, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि जो वहाँ का कश्मीर है और यहाँ का है, उसको आप अगर समाजी या सियासी एतबार से देखें तो ज़ाहिर है वो कश्मीर जो है वो गुज़श्ता निसफ सदी से हिंदुस्तानी डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर है। उसमें ज़ाहिर है दरमियान में जो मिलिटेंसी की वजह से डिस्टर्बेंस आई है, अगर उस फैक्टर को अलग कर दिया जाए तो ज़ाहिर है जब आप डेमोक्रेटिक प्रोसेस में रहते हैं तो आपकी बिल्कुल एक डिफरेंट किस्म की सोशियो इकनॉमिक सिचुएशन जो है वो बनती है। ठीक। जबकि उसके बरक्स आज़ाद कश्मीर जो है वो हमेशा पाकिस्तान के मार्शिल्लाओं के अंडर रहा है, सिवाय एक दो अदवार के, मसलन जनरल मुशर्रफ के दौर में या फिर ज़िया के दौर में। और वो भी जो लोग उस वक्त जमहूरियत के नाम पे वहाँ हुकूमत करते थे वो भी असल में अपॉइंट ही समझ लें आपको पाकिस्तानी फ़ौज की तरफ से। ठीक। तो इस हिसाब से तो कोई कंपैरिजन बनता भी नहीं। जो भी कोई जाता है उस पार और इस पार तो वो यही कहता है कि कोई कंपैरिजन नहीं। अच्छा। मतलब समाजी सोशल एतबार से, हर एतबार से जो है वो बहुत आगे है। वहाँ के लोगों पर हिंदुस्तान की हुकूमत या हिंदुस्तान की फ़ौज कोई ज़्यादा दबाव तो नहीं डालती, मजालम तो नहीं डालती? जो खबरें हम पाकिस्तान के मीडिया के जरिए देखते हैं उनमें कितना सच है और क्या हकीकत है? देखें जी, उसमें अगर आप ये देखें कि कितने लोग मरे हैं गुज़श्ता 20 साल में जो पाकिस्तानी मीडिया दिखा रहा है, तो फिर कश्मीर में आज एक भी जिंदा आदमी नहीं बचना चाहिए था। मैथमेटिक्स अगर आप लगाएं कि हर रोज़ अगर 20 आदमी मरते हैं तो फिर कितने मर जाने चाहिए 20 सालों में? वो तो खैर एक मीडिया वार है जो दोनों मुल्कों की आपस में चल रही है। सबसे पहले मेरा सलाम। आप अपने आप को अलग से कोई कौम समझते हैं कि बतौर कश्मीरी, या क्या इसकी तफसील है? देखिए, बात यह है कि मेरा थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट व्यू है, और वो ये है कि सबसे पहले तो मैं मुसलमान हूँ, ठीक, उसके बाद मैं कश्मीरी हूँ। अच्छा। वो मुसलत कर रहे हैं चीज़ें वहाँ पर अपनी, ताकि ये जो है डेमोग्राफिक सिचुएशन को चेंज कर दी जाए इसकी, कश्मीर की। कभी वो आपको पता ही है कि शायद बहुत से लोग नहीं जानते और वो नहीं समझते आज़ादी को। इंडिया में गाय काटने की इजाज़त नहीं है, कश्मीर में भी नहीं है। तो बताइए कैसे बंदा उनके साथ रहेगा? ने कहा चलो नहीं, हम नहीं वो करेंगे, हम अपना जुनू बचाएंगे, हम भाग जाएंगे, अपने बेटियों बहू का इज्जत बचाएंगे, हम चले जाएंगे बाहर। हर एक मस्जिद से आवाज आई अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, इतनी आवाज आई कि जैसे जो गरज की आवाज आ रही थी। अखबार में हम तो लास्ट पर निकले थे। एक स्थानीय समाचार पत्र अल सफा में पूरे पन्ने पर एक विज्ञापन था कि कश्मीरी पंडितों 2 दिन के अंदर कश्मीर छोड़ो, नहीं तो हम आपको मार देंगे। लेकिन सही मायने में इसकी शुरुआत 1989 में ही हो गई थी, जब उग्रवादियों ने कश्मीरी पंडित नेताओं को चुन चुनकर मारना शुरू किया। फिर उन्होंने उनको बोला कि हमें बात बोलनी आपसे, तो आप आ जाओ। एक व्यक्ति 10 बजे सुबह मेरे घर आकर मेरे पति को बाहर ले गया। कुछ समय बाद हमने दरवाजे पर एक पोस्टर लगा हुआ पाया कि आपके पति को मारकर हमने झेलम नदी में फेंक दिया है। अभी तक उनका शरीर हमें नहीं मिल पाया है। और फिर चाकू गरम गरम लगाया
और ये पति के आंखें की पट्टी को उठाया, वो इनको चाकू लगाया, ये लाइट भी खत्म हो गया। पूरी वादी में एक ही तहलका मच गया। रात को 1 या 2 बजे, पंडितों घर से भाग जाओ नहीं तो तुम्हें खत्म कर दिया जाएगा। और बहुत डरावनी आवाज में चारों तरफ से ये गूंज पूरी घाटी में गूंज गई। धमकी भरे पत्र दरवाजों पर लगा दिए गए। सुबह सुबह टेलीफोन पर हमें कश्मीर छोड़ने को कहा गया, हमेशा के लिए। दोनों डेड बॉडीज के ऊपर स्ट्रैंगुलेशन के निशान थे और मेरे फादर का जो वो जहाँ पे वो अपने वो तिलक लगाया करते थे फोरहेड के बीच में वेलिन मार्क, तो वहाँ पे उनको मेरे ख्याल से कील ठोकी गई थी कि खून 2 दिन के बाद में भी निकल रहा था। छोटे बच्चों को घरों से निकाल कर तार से उनका गला घोंट दिया गया। महिलाओं को फांसी दे दी गई, कुछ को तो जिंदा जला दिया गया। वे हमारी बेटियों के साथ दुर्व्यवहार करते थे, हमारा अपमान करते थे। अंततः हमें भागना पड़ा। मेरे पति का उनके ऑफिस से अपहरण कर लिया गया और उनके मृत शरीर को अलीजान रोड पर फेंक दिया गया। उनका शरीर गोलियों से इतनी बुरी तरह से छलनी कर दिया गया कि हम उनको अंतिम स्नान भी ना करा पाए। कश्मीरी पंडितों ने विरोध तो किया, पर फिर भी दुनिया खामोश रही। भारतीय संसद खामोश रही। बुद्धिजीवी, धर्मनिरपेक्ष व मानव अधिकार की मांग करने वाले लोग खामोश रहे। वामपंथी, दक्षिणपंथी सभी खामोश रहे। एक खामोशी सभी जगह छाई रही। कश्मीरी पंडितों ने अपनी मान मर्यादा और जीवन को बचाया। इन 350,000 कश्मीरी पंडितों को अपना घर व सभी कुछ छोड़ना पड़ा। कश्मीर में उग्रवाद विशेष राजनीतिक वचनबद्धता के साथ एक सैद्धांतिक लड़ाई है, जिसमें कट्टरवाद व सांप्रदायिकता दोनों शामिल हैं। यहां उग्रवादी हिंसा का मुख्य आशय है किसी भी प्रकार से राज्य पर काबू करना, क्योंकि हिंदू तथा अन्य अल्पसंख्यक न तो भारत से अलग होने के पक्ष में हैं, न ही वे इस्लामी निजामी मुस्तफा का शासन चाहते हैं। कश्मीर में उग्रवादी हिंसा स्वतंत्रता की लड़ाई बिल्कुल नहीं है और कश्मीरी पंडितों की कश्मीर से जातीय सफाई इस तथ्य का स्पष्ट प्रमाण है। जो भी सरकारी पैसा लेकर एनजीओ बनाकर काम कर रहे हैं या विदेशी पैसा लेकर एनजीओ बनाकर काम कर रहे हैं, वो अल्टीमेटली 2 साल के बाद आपको लगेगा कि तो देश के तो सबसे बड़े दुश्मन यही। सरकारी पैसा कहीं भी किसी एजेंसी से लेकर अगर कोई काम कर रहा है, एक बार तो जरूर आप उसको शक की नजर से देखना और आपको दिखाई दे जाएगा क्या हो रहा है। तो आप तो ये कहो कि हम तो बहुत बड़ा काम करने निकल पड़े और आप तो बन गए उनके एजेंट। अच्छा, आप एक बात ध्यान देना, जो भी व्यक्ति समाज सेवा का काम अपनी हिम्मत और ताकत से करेगा, अपने समाज के पैसे की ताकत से करेगा, उसको कभी मैग्सेसे अवार्ड नहीं मिलेगा। ये पिछले 50 साल में मैं आपको पूरी लिस्ट बता सकता हूं। लेकिन जिसने भी विदेशी पैसे पर काम किया, सरकारी पैसे पर काम किया, उसको मैग्सेसे भी मिलेगा और आपको नोबेल प्राइज भी मिल जाएगा, सब मिल जाएगा, क्योंकि उनको रिकॉग्निशन उसी का कराना है जिससे काम करवाना है। क्योंकि आप अक्सर ऐसे चपेटे में फंस जाते हैं, हमारे कार्यकर्ता चले जाते हैं, कहते मीटिंग कराओ उसकी, पैम्पलेट बांटो उसके, पोस्टर लगाओ उसके, बड़ा आदमी है, मैग्सेसे अवार्ड मिल गया तो इतनी बड़ी बात कर रहा है। समझ के करिए, समझ के करिए, कल को आपको धोखा ना हो जाए। क्योंकि ये सब चीजें जो चल रही है ना, वो एक कैलकुलेशन से चल रही हैं। एट रैंडम कहीं कुछ भारत में शुरू नहीं होता, कम से कम विदेशी मदद से तो कहीं कुछ नहीं शुरू होता। क्या हिंदुस्तान की 1 इंच जमीन पाकिस्तान को देनी चाहिए? आप कृपा करके पाकिस्तान को देने की हिम्मत मत करना, सोचना तक बात, वरना गुजरात आपके साथ हिसाब चुकता करेगा।